मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विकास के बारे में पढ़ेंगे। ये विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि मनुष्य, पहले तो विकास की परिभाषा क्या है, कि विकास है क्या। मनुष्य की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों यानी कि नए रिसोर्सेज को जो उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है, उसे हम विकास कहते हैं। हर मनुष्य कुछ ना कुछ अपने जीवन में करना चाहता है। विकास और प्रोग्रेस एक ही मीनिंग है इनका। विकास करना या डेवलपमेंट करना या प्रोग्रेस करना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे अधिकार मिलने चाहिए, क्या सब लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, क्या उनका सबका जीवन बेहतर हो सकता है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा हुआ है विकास। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक है, हम इसे विकास को के आज प्रेजेंट टाइम में जो भी डेवलपमेंट है कि इसको हम इसका पास्ट जाने बिना हम नहीं जान सकते कि हमने क्या विकास किया। अब अगर हम अपना पास्ट ना जाने कि पहले मनुष्य आदि मानव था, फिर उसने पहिए का आविष्कार किया और आज जो प्रेजेंट टाइम में जो डेवलपमेंट है, आज हम कहाँ पहुँच गए, तो हमें लगता है कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो मनुष्य प्रजाति है, उसने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। ठीक है, अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे बेटा, विकास क्या वादा करता है विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्यों से। इसमें एक फिगर दी हुई है कि विकास क्या वादा करता है। देखो, हर व्यक्ति के लिए विकास के अलग अलग मायने होते हैं। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, उसके लिए विकास के अलग अलग मायने हैं। विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उसके क्या आकांक्षाएं हो सकती हैं, ये हम इस फिगर से, इस तालिका से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, यानी कि एक मजदूर है जिसके पास भूमि भी नहीं है, उसके लिए विकास क्या है, उसके लिए विकास डेवलपमेंट क्या है, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। उसके लिए वो भी विकास है कि उसको डेली काम मिल जाए, वो बेरोजगार ना रहे और अधिक मजदूरी मिल जाए। स्थानीय स्कूल में उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो, कि वो इतना कमाए कि अपने बच्चों को जो भी पर्टिकुलरली वहाँ पर जो भी स्कूल है उसमें, और कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकें। उस एक गरीब ग्रामीण मजदूर के लिए यही डेवलपमेंट है। वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की, प्रधानमंत्री बनने की या सब कुछ हवाई जहाज़ खरीदने की अपने इच्छा नहीं रखता। तो उसके लिए जो बिल्कुल बेरोजगार व्यक्ति है, जिसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है, उसके लिए ये सारी चीज़ें क्या है, विकास है, डेवलपमेंट है। और मान लो उससे थोड़ा अपर है, मध्यम वर्ग में आ जाएं कि एक समृद्ध किसान है, तो उसके लिए विकास के मायने थोड़े और अलग हैं। वो क्या चाहेगा कि जो भी वो पैदा करता है, उत्पादन करता है, उसके मेहनत के हिसाब से सही दाम मिले, मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें। यानी कि अब वो इसका जो एक समृद्ध किसान यानी कि एक जमींदार टाइप में जो व्यक्ति है, वो क्या चाहता है कि उसकी आय इतनी हो जमींदारे से ही, या उत्पादन इतना हो, उसको सही मूल्य मिले और वो इतना कर पाए। हमने इसमें कुछ फिगर्स नहीं भरे हुए हैं। जैसे किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए हम सोच सकते हैं कि क्या विकास मायने रखता होगा कि जो भी इस साल बारिश अच्छी हो जाए, उसकी फसल अच्छी हो जाए, वो कर्जा चुका दे, वो अगली उसके लिए कुछ बचा ले। एक भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, ठीक है, एक ग्रामीण महिला के लिए क्या हो सकता है, एक शहरी बेरोजगार युवक, एक शहर में रहने वाला बेरोजगार युवक क्या चाहेगा कि उसको एक छोटा सा घर मिल जाए, काम मिल जाए और उसको इतना वेतन मिले कि वो आराम से अपने परिवार का गुजारा कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, वो क्या चाहेगा कि उसके नाम से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हों, उसके पास महंगी गाड़ियाँ हों, हेलीकॉप्टर हो, ये हो वो हो। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की क्या चाहेगी, हो सकता है उसको कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हों, तो वो क्या चाहेगी
कि उसको भी अपने भाई की तरह और ज़्यादा राइट्स मिले और अधिकार, यानी कि वो भी लेट नाइट वापस आ सके, वह अपने निर्णय या डिसीज़न खुद ले सके, या वह भी विदेश में पढ़ाई करे। तो हर व्यक्ति के इस तालिका से हमें ये समझ में आता है कि हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। अब बात आ जाती है कि इन सभी लोगों को विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? संभवतः नहीं। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिसमें परस्पर विरोध हो सकता है एक लड़की अपने भाई के बराबर अधिकार चाहती हो, लेट नाइट आना चाहती हो, विदेश में उसी के कॉलेज में पढ़ना चाहती हो, तो भाई को वो चीज़ हो सकता है अच्छी ना लगे, वो उसके लिए क्या रहेगा, वो उसको पसंद नहीं हो सकता। इसी तरह एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, वो क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाना चाहता है ताकि उसके इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली अवेलेबल हो। लेकिन जहाँ पर बांध बनेगा वो ज़मीन जलमग्न हो जाएगी और वहाँ पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनका जीवन व्यस्त हो जाएगा। आदिवासी लोग हैं, जनजातीय समुदाय के लोग हैं, वो बेघर हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज़ का विरोध करेंगे। ठीक है, वो क्या चाहेंगे कि छोटे छोटे ही बांध बनाए जाएं जिससे उनकी जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उनका निवास ना छूटे, उनका रोज़गार, उनके काम, उनका जो भी उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति जहाँ से होती है वो चीज़ें उस चीज़ से ना छूटें। इस तरह से दो बातें साफ हैं। एक ये है कि अलग अलग लोगों के लिए लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं विकास के, कि अलग अलग लोगों के विकास के जो उद्देश्य हैं वो भिन्न है। एक गरीब वर्ग के लिए अलग है, एक अमीर वर्ग के व्यक्ति के लिए अलग है। और दूसरा, एक के लिए जो विकास है हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास ना हो। जैसे हमने इसमें तालिका में पढ़ा कि सबके अलग अलग मायने हैं। दूसरा हमने देखा कि एक लड़की बराबर की राइट मांगती है, उसका भाई उसको पसंद नहीं करता, उद्योगपति वो जो मांगता है गरीब वर्ग उसको पसंद नहीं कर सकता, कि वे एक दूसरे के अपोजिट भी, अगेंस्ट भी हो सकते हैं। फिर आती है बात आय और अन्य लक्ष्य। एक बात हम इस तालिका में जो हमने देखी उसमें हमने ये देखा कि जो भी नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादकों की अच्छी कीमतें मिले, दूसरों शब्दों में वे क्या चाहते हैं कि उनकी इनकम, भाई वो वेतन चाहते हैं, उपज की अच्छी मूल्य चाहते हैं, तो वो किससे रिलेटेड है, उनकी आय से, यानी कि अपनी इनकम से ही तो रिलेटेड है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। ठीक है, आय के अतिरिक्त एक तो सबसे मेन तो सब लोग चाहते हैं कि भाई देखो गुजारा आय से ही होना है, कि इनकम तो होनी चाहिए। दूसरा फिर लोग क्या चाहते हैं कि उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए, फिर उन्हें भी फ्रीडम हो, उनकी भी सुरक्षा हो और दूसरों के समान उनको भी आदर मिले। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं, यानी कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो कोई भी इसको सहन नहीं करता। कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। आदमी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बहुत हद तक मायने रखती है। जैसे द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। यानी कि इन सब चीज़ों के जो भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, का घर है, ये सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं जिन्हें हम बोलते हैं, इनके साथ साथ हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, समानता है, फ्रीडम है, विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आ जाती है, एक हम एग्जाम्पल से इसको हम देख सकते हैं कि मान लो कि आप कहीं दूर दराज इलाके में आपको नौकरी मिलती है, आप उसे स्वीकार करके पहले अपने आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे कि क्या वहाँ पर, मान लो आपके पेरेंट्स, भाई मान लो फिलहाल फॉर एग्जांपल कि आपके पापा की कहीं पर जॉब लगती है, तो वो सबसे पहले क्या सोचेंगे कि अपने परिवार को वहाँ पर ले जा सकते हैं या नहीं, वहाँ का एरिया कैसा है, सुरक्षित है या नहीं, है ना।
वेतन कितना मिलेगा, और इसके अलावा वो बाहर के जो भी खर्चे एक्स्ट्रा होंगे वो उन्हें सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सुरक्षा की भावना, स्वतंत्रता की भावना, ये सारी चीज़ें उस पर देखी जाती हैं कि वहाँ कहीं पर भी अच्छी जॉब के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो अर्निंग हैंड्स हैं, यानी कि वो घर का काम करने के साथ साथ बाहर से कमा कर भी लाती हैं। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि विकास क्या है। विकास मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए नए जो संसाधन अवेलेबल कराए जाते हैं वही डेवलपमेंट है, और वो हर व्यक्ति के लिए विकास के उद्देश्य अलग हो सकते हैं। अब बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की, राष्ट्रीय विकास की। तो राष्ट्रीय विकास से अभिप्राय हमारा कि राष्ट्र ने, यानी कि पहले हमारे जो भी देश था उसके पास कितने संसाधन थे, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, या देश की जो इनकम थी वो कितनी थी, कितने डेवलपमेंट हुआ था, क्या चीज़ें थी क्या नहीं था, ठीक है, ये सब आता है इस राष्ट्रीय विकास में। अब हम संभव है कि कक्षा में हम यहाँ से पढ़ेंगे, उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विभिन्न विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। कि हम सोचते हैं, देखो, हर व्यक्ति की जो देश का डेवलपमेंट है, हम सोचते हैं हमने बहुत ज़्यादा बांध बनवा लिए, तो हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट ना हो, कुछ लोग उसको उसके अगेंस्ट, यानी कि जो आदिवासी जनजातियाँ वहाँ के लोकल लोग थे उनको वहाँ से निर्वासित होना पड़ा, तो वो उस चीज़ को विकास के रूप में नहीं देते, ठीक है। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए कि कौन सा जो तरीका है वो बेहतर होगा कि नेशनल डेवलपमेंट को, यानी कि राष्ट्रीय विकास को मापने का कौन सा जो तरीका है वो बेहतर होगा। अब एक तरह से उद्योग लगते हैं, लोगों को बेरोजगारी से छुटकारा मिलता है, रोजगार मिलता है, आय उनकी बढ़ती है। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर प्रकृति प्रेमी है, पर्यावरणविद है, वो इस चीज़ को उल्टे नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ पर लगने से इससे ये प्रदूषण हो गया, इन संसाधनों का बहुत अत्यधिक दोहन हो गया, लोगों को ये बीमारियाँ हो गई, तो उनके लिए वो क्या है, अगेंस्ट है। तो अब इसको हम किस तरीके से सोचें कि ये विकास है या ये इसका नुकसान ज़्यादा है। तो हम हर तरीके के उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखने के बाद ही विकास को माप सकते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे किया जाए, ठीक है, कि विभिन्न देशों की या राज्यों की तुलना कैसे की जाए कि वहाँ पर इतना डेवलपमेंट, अमेरिका ने ये कर लिया, ब्रिटेन ने ये कर लिया, चाइना ने ये कर लिया और इंडिया ने क्या किया है, इन सब को हम किस प्रकार से कंपैरिजन करें। तो इसमें हम दो श्रेणी में बांटते हैं, विकसित और अल्प विकसित, अविकसित, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलप्ड, यानी कि जो डेवलप हो चुके हैं, यानी कि जो इतने सक्षम हैं कि उन अपने लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति इजीली कर सकते हैं, और कुछ विकासशील भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं जहां पर अभी ये प्रक्रिया प्रोसेस चल रहा है। जब तक हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं, उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा। अब मान लो हम स्टूडेंट्स में से ही उनका जो करते हैं तो ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ उसकी पढ़ाई की स्किल, हम उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट भी हमें देखना पड़ेगा कि उस स्पोर्ट्स में कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, ये सब चीज़ें ही ऑल ओवर डेवलपमेंट जो उसका देखा जाएगा वो क्या है कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं देखी जाएगी। तो इसी तरह से
सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग की भावना, उनकी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, उनके द्वारा प्राप्त अंक, ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट को मापने का आधार हो सकती हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उनमें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, यानी कि इनकम अगर किसी की ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा डेवलप समझा जाता है और कम है तो कम। अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों की पसंद है और जो भी उनके पास है होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब बात आती है कि एक देश की आय क्या है, हम कैसे मापेंगे कि उस देश की आय क्या है, इनकम क्या है। तो आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, मतलब ये नहीं कि किसी बस अमीर लोगों की इनकम को नाप लिया, उस देश में पर्टिकुलरली रहने वाले लोगों की जो एवरेज इनकम निकाली जाती है वो ही उस देश की आय होती है। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब देखो, जो एवरेज इनकम है वो औसत आय की तुलना जब हम करते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और औसत आय, दो चीज़ें आपके सामने दी हुई है कि प्रति व्यक्ति आय और औसत आय से आपका क्या अभिप्राय है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है बेटा, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त होने वाली आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि देश की कुल इनकम कितनी है, इतने अरब है, और देश की कुल जनसंख्या कितनी है, इतने करोड़ है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं और जो भी आय आती है उसको देश की प्राप्त होने वाली प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि क्या था, और इसमें राष्ट्रीय आय या अच्छा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देशों के बीच तुलना करने के लिए कुछ आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं। इसलिए हम औसत आय की एवरेज इनकम निकालते हैं, जो देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, और इसी औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, औसत आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है, एक ही है। और ये कैसे निकाल जाती है, एक नंबर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट के अनुसार, जो वर्ल्ड बैंक है उसने जो डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट जारी करता है उसके अनुसार जो देशों का वर्गीकरण मापदंड करने का प्रयोग वो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को मानता है। ठीक है। विश्व बैंक किसके आधार पर देशों का विभाजन करता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। उसे समृद्ध देश व देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय इतने $, से प्रतिवर्ष अधिक है, उससे कम है, उसे निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। भारत मध्य आय वर्ग वाले देशों में आता है, क्योंकि उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2016 में केवल $1840 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों में मध्य पूर्व, अब ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आ जाती है आय और अन्य मापदंड, तो ये बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।